हेलो, नमस्कार। आज से हम लोग आरएएस फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहली क्लास है, तो आज से ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो क्लास में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये अपने पीवाईक्यू हैं, इनका एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम लोग सिलेबस की थोड़ी बात करेंगे और उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग नोटबुक और पेन ले लीजिए और जो-जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, उनके शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहिए चलिए। और बाकी जो ये पीडीएफ नोट्स हैं, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें सिलेबस की, पाठ्यक्रम की बात करें तो आरएएस प्री में ज्योग्राफी के 2 पोर्शन हैं। एक तो है भौतिक भूगोल, मैं राजस्थान ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ। एक भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव और आर्थिक भूगोल। मानव प्लस आर्थिक भूगोल। मेनली ज्योग्राफी के ये 2 पोर्शन हैं। फिर इसमें कौन-कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, उनके बारे में बात करें तो पहला है राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, राजस्थान का सामान्य परिचय। दूसरे टॉपिक की बात करें तो राजस्थान की भूगर्भिक संरचना। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना कवर करेंगे। तीसरे टॉपिक की बात करें तो भौतिक प्रदेश। चौथा टॉपिक है अपना जलवायु। पांचवा टॉपिक है अपना मृदा। छठवा है अपवाह तंत्र। और सातवां वन और वन्य जीव। वन और वन्य जीव। इसी तरीके से भौतिक प्रदेश के 4 भाग हैं अपने, जिनको अपन आगे पढ़ेंगे। ये 4 सब टॉपिक और हैं। इतने टॉपिक कवर करेंगे हम भौतिक भूगोल में। उसके बाद मानव और आर्थिक भूगोल की बात करें तो इसमें पहला टॉपिक है अपना कृषि। दूसरा है उद्योग। तीसरा अपना टॉपिक है खनिज। नंबर 4 जल संसाधन। इसे हम अपवाह तंत्र में भी कवर कर लेंगे। पांचवा है पशु। और 2 छोटे-छोटे टॉपिक और हैं परिवहन और पर्यटन। तो 7 टॉपिक ये रहने वाले हैं और 7 टॉपिक ये रहने वाले हैं। टोटल 14 टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी के आरएएस में। इनको कवर करने के बाद आप चाहे रीट का एग्जाम दीजिए, चाहे पटवार का, चाहे वीडियो का या राजस्थान का कोई भी एग्जाम दीजिए जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी आती है, तो उसमें लगभग यही टॉपिक रहते हैं। तो इनको हम स्टैटिक पोर्शन भी इनका कवर कर रहे हैं, बेसिक भी कवर करेंगे, प्लस करंट अफेयर्स यानी कि राजस्थान इको सर्वे और बजट में जो भी अपडेट्स हैं वो सब आपको इस क्लास में मिलने वाली है। देखिए, ये था अपना सिलेबस। अब इसके बाद बात करते हैं पीवाई की। देखिए, ये फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है, जलवायु से अल एवं ला मैं केवल आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन अब कैसे आते हैं। क्वेश्चन आते हैं आजकल स्टेटमेंट बेस्ड, वो भी जैसे गलत कथन पूछ रहा है ना। जलवायु का टॉपिक है। इसके बाद अगला देखिए, मैं राजस्थान ज्योग्राफी के आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। अब देखिए, जैसे आईयूसीएन की रेड लिस्ट होती है, उसको क्या कहा जाता है। अब जैसे किसी ने अगर पढ़ रखा होगा कि उसको जीवन का बैरोमीटर कहते हैं, तो वो इस क्वेश्चन को सही कर देगा, क्योंकि आईयूसीएन जनरली आरएएस के लिए हम इतना डीपली नहीं पढ़ते हैं, जबकि ये डीपली क्वेश्चन भी नहीं था, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगर आपकी कभी नजर पड़ जाए तो आप ऐसे फैक्ट्स पढ़ते हो, वरना ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी चीजों को भी गौर करेंगे और उसके बाद जो फैक्ट्स होंगे उनको अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। और ज्योग्राफी में मैप बनाना सीखेंगे अच्छे से, जो आपको प्री में तो हेल्प करेगा ही, साथ में मेंस में बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद देखिए, मैं राजस्थान ज्योग्राफी के आपको टॉपिक दिखा देता हूँ, क्वेश्चंस। देखिए, जैसे ये उत्कृष्टता केंद्र का क्वेश्चन है, ये सीधा बजट से लिया गया था। बजट से भी आता है और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी है। इसके बाद रिको। रिको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपन उद्योग में पढ़ेंगे।
बजट में भी पढ़ेंगे और इको सर्वे में भी पढ़ेंगे। रिको से इस बार 2 क्वेश्चन आए थे। ये देखिए फिर से रिको, ये पर्यटन वाला जो टॉपिक था मैंने बताया था आपको, भौतिक मानव और आर्थिक भूगोल में पर्यटन एक टॉपिक है, उसमें से ये क्वेश्चन आया पर्यटन सर्किट वाला, टूरिस्ट सर्किट। इसके बाद संरक्षित क्षेत्र, इनसे लगभग हर बार क्वेश्चन आते हैं। ये अपने खनिज संसाधन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए खनिज संसाधन, ये भी। इसके बाद ये अपवाद तंत्र का, ये देखिए खनिज। ये मैंने आपको बताया कि भौतिक भूगोल में एक टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। उसके मैंने आपको 4 पार्ट बताए, उनमें इस तरीके के शब्द हम लोग पढ़ेंगे। ये गहलोत सरकार के समय बजट का क्वेश्चन था। उसके बाद ये फसल। अब देखिए, क्या ऐसे डाटा याद करने पड़ते हैं? नहीं करने पड़ते, लेकिन बाजरा चूंकि राजस्थान की एक महत्वपूर्ण फसल है, तो बाजरा से संबंधित डाटा और आजकल मोटा अनाज या पोषक अनाज ये ट्रेंडिंग में है। तो जो चीजें ट्रेंड में है या राजस्थान के लिए जिनका अलग से कोई इंपोर्टेंस है, उनके डाटा हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद ये देखिए मृदा, मृदा वाले टॉपिक को हम मैप से अच्छी तरीके से समझेंगे। उसके बाद ये आ गया भौतिक प्रदेश का एक और क्वेश्चन। तो ये था पूरा जो इस साल क्वेश्चन आए थे राजस्थान ज्योग्राफी के। तो जो मैंने आपको बताया कि इन सारे टॉपिक से कोई भी एग्जाम आप कवर कर सकते हैं, चाहे फिर वो रीट हो, आर एस फाउंडेशन, प्री मेंस दोनों, या पटवार या वीडियो, कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे हम लोग, तो आपके लिए इजी रहेगा। अब चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ठीक है, पहला टॉपिक हम लेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? राजस्थान का सामान्य परिचय। मैं आपको जनरली पीडीएफ से कम पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं और उनको अच्छे से यूज करें। तो वो मैं आपको शॉर्ट नोट्स का एक फॉर्मेट दूंगा, जो मैं यहाँ लिखूंगा, आप उनको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। देखिए, फिर उसके बाद मैं पीडीएफ आपको पीडीएफ से भी करवा दूंगा, लेकिन पहले जो मैं समझाना चाह रहा हूँ पहले वो समझिए, बिल्कुल एकदम बेसिक से समझेंगे हम लोग। देखिए पहला अपना टॉपिक है, आज से शुरू करते हैं अब अपना सिलेबस। देखिए पहला टॉपिक है अपना राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। अब आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, मैं उसका एक फॉर्मेट आपको समझा रहा हूँ कि जो भी मैं पढ़ाऊँ पीडीएफ से या आपको नोट करवाऊँ, वो आप नोट कैसे करेंगे। देखिए जैसे अपना पहला टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। पहला हम पढ़ेंगे राजस्थान का नामकरण, कि राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, कहाँ से राजस्थान नाम आया। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम स्थिति और विस्तार। स्थिति विस्तार। और इसी में तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिले एवं सीमाएं। जिले एवं सीमाएं, इसमें हम ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं पहले नामकरण से। राजस्थान का नामकरण कैसे कैसे हुआ, कहाँ कहाँ से, या राजस्थान का क्या क्या नाम मेंशन है ग्रंथों में, या लोगों ने क्या क्या नाम दिया, इसमें हम वो चीज कवर करेंगे। सबसे पहले तो ऋग्वेद की बात करें, तो ऋग्वेद में राजस्थान का नाम हमें मिलता है ब्रह्मवर्ण। इसके बाद बात करें रामायण की, तो रामायण में वाल्मीकि जी ने नाम दिया है मरुकांतार। ये कैसे पता लगता है हमें कि ये राजस्थान की नाम है? तो ऋग्वेद में या रामायण में इस तरीके से मेंशन किया गया है कि जैसे सरस्वती और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, जैसे ये सरस्वती नदी और ये यमुना, इनके बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त और मरुकांतार, जहां आज राजस्थान है। तो इसका मतलब ये शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए थे? राजस्थान के लिए, ब्रह्मवर्त ऋग्वेद में और मरुकांतार। ये तो थे अपने जो धार्मिक ग्रंथ है उनमें। इसके बाद बात करें शिलालेख की, तो एक बसंतगढ़ शिलालेख है सिरोही में, बसंतगढ़ शिलालेख।
इस शिलालेख में राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थानादित्य। क्या नाम मिलता है? राजस्थानादित्य। अब इसके बाद बात करें, एक अंग्रेज विद्वान थे जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए शब्द प्रयोग किया राजपूताना, यानी कि राजपूत राजाओं का क्षेत्र। इसके बाद आए कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, राजस्थान शब्द। तो नामकरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, नामकरण में सबसे पहले क्या आया? ब्रह्मवर्ष। उसके बाद मरुकांतार, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान नदी, और जॉर्ज थॉमस राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। और राजस्थान शब्द की बात करें तो किसने किया? जेम्स टॉड ने। इनकी बुक का नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, वो हम लोग हिस्ट्री में कवर कर लेंगे। तो ये राजस्थान के सामान्य परिचय में पहला टॉपिक अपना कवर हुआ। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। तो ये ऐसे आपके पास लगभग एक टॉपिक के 1 या 1.5 पेज के नोट्स हो जाएंगे। तो लगभग 30-35 पेज में आप राजस्थान ज्योग्राफी के अच्छे शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट भी नहीं है ये, कंप्लीट नोट्स है, लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट में है जो आप समझ सकेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं राजस्थान का स्थिति और विस्तार। दूसरी, दूसरा है अपना, यहां से अपनी राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट होती है, स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार का मतलब क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कोई घर है, ये आपका घर है, ये आपकी गली है, ये आपका शहर है। तो आपके घर की इस शहर में क्या स्थिति है, तो आप उसको कैसे डिनोट करोगे? उसको डिनोट करोगे गली नंबर से या कॉलोनी के नाम से। तो ये तो हुई स्थिति। विस्तार से क्या मतलब है कि आपका घर कितना फैला हुआ है, कितना लंबा चौड़ा है। जैसे बोलते हैं ना कि 200 वर्ग गज का घर है या 500 वर्ग गज का घर है, तो वो हो गया विस्तार, कि फैला हुआ कितना है। तो अब राजस्थान की बात करें या किसी देश की या किसी राज्य की बात करें, तो उनको किस तरीके से, उनकी स्थिति किस तरीके से डिनोट की जाती है? उनको दर्शाया जाता है देशांतर और अक्षांश में। देशांतर और अक्षांश ये क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे ये अपनी ग्लोब है, पृथ्वी है, ये हो गया अपना उत्तरी ध्रुव, ये हो गया अपना दक्षिणी ध्रुव। जो रेखा पृथ्वी को बिल्कुल बीच से काटती है वो कहलाती है भूमध्य रेखा। भूमध्य मतलब भू को मध्य से काटने वाली रेखा, इसका नाम हो गया भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा से समांतर रूप से जितनी रेखाएं खींची जाती हैं उनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा के लंबवत जितनी रेखाएं खींची जाती हैं ये ऐसे होती है, ध्रुवों से निकलती है ध्रुवों की ओर ऐसे। इनको कहा जाता है देशांतर रेखाएं। ये क्या काम आती है वो मैं आपको समझाता हूँ। देशांतर रेखा, तो भूमध्य रेखा के समानांतर जितनी रेखाएं होंगी वो होंगी अक्षांश रेखाएं, और लंबवत जितनी रेखाएं होंगी वो होंगी देशांतर रेखाएं। अब देखिए, अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश को ही हम क्या नाम देते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, इसको क्या नाम देते हैं? कर्क रेखा। ऐसे ही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको नाम दिया जाता है मकर रेखा। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो कि कहां से, इंग्लैंड से और फ्रांस साइड से होकर निकलती है, इसको नाम दिया जाता है GMT, GM, ग्रीनविच रेखा। और ये किस काम आती है? देखिए, मैं आपको एक अच्छे से इनका कंसेप्ट बताता हूँ कि ये कैसे काम आई। ये आपको जलवायु में और 2-3 टॉपिकों में काम आने वाला है।
जैसे मान लीजिए ये अपनी भूमध्य रेखा है, ये अपना सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दो रेखाओं के मध्य ही सूर्य हमेशा रहता है। ये देखिए ऐसे। तो इसका मतलब क्या है कि जितना 0 डिग्री पर सूर्य का प्रकाश होगा, उससे थोड़ा कम यहाँ 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 होगा, और जीरो, ये जो उत्तरी अक्षांश है इस पर क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। तो मतलब यहाँ शीत की स्थिति होगी हमेशा। तो इसका मतलब क्या है कि मौसम जो है, जलवायु जो है, वो किसके अनुसार बदल रही है, अक्षांश के अनुसार। जलवायु का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, अक्षांशों पे, या सूर्य का ताप, दाब, इनका प्रभाव या मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो किसके अनुसार बदलती हैं, अक्षांशों के अनुसार। अब देखिए जैसे अपनी पृथ्वी, ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ये कोई रेखा मान लीजिए, ये अपने इंडिया का जो समय है 82.5 डिग्री, वो मान लीजिए। अब देखिए सूर्य, आपने सुना होगा, पूर्व से निकलता है और पश्चिम की ओर अस्त हो जाता है। तो जब सूर्य ऐसे गति कर रहा होता है, तो इससे हम गणना करते हैं समय की, कि कहीं सूर्यास्त, अगर अपन इंडिया की बात करें, जैसे यहाँ हमारा इंडिया है, तो जो नॉर्थ ईस्ट वाले देश हैं उनमें सूर्य पहले आएगा, तो उनमें सूर्योदय पहले हो जाता है 4:30-5 बजे के लगभग। लेकिन समय किसके अनुसार चलता है, जो अपनी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये जो रेखा है 82.5 डिग्री, इसके अनुसार चलता है। जब सूर्य यहाँ आएगा तब यहाँ सूर्योदय होगा, फिर यहाँ। तो इसका मतलब क्या है कि पूर्व का समय जो है वो 0 डिग्री से आगे है, पश्चिम का समय जो है वो 0 डिग्री से पीछे है। तो देशांतर रेखाएं काम आती है किसके, समय व तिथि के। इन्हें समय व तिथि रेखाएं भी कहा जाता है। और अक्षांश काम आते हैं क्या देखने के, किसी स्थान विशेष के ऊपर जलवायु और मौसमी घटनाओं की जानकारी लेने के लिए क्या काम आते हैं हमारे पास, अक्षांश। अभी आपने कभी सोचा, जैसे ये पृथ्वी है, भूमध्य रेखा तो इसका नाम इसलिए पड़ा 0 डिग्री अक्षांश का, क्योंकि ये पृथ्वी को बीच से काटती है। इसका तो ज्योग्राफिकल रीजन हो गया, अब भौगोलिक कारण हो गया क्या, कि पृथ्वी को बीच से काटती है 0 डिग्री रेखा, तो इसका नाम हो गया भूमध्य रेखा। लेकिन ये किसने फिक्स किया कि 0 डिग्री जो है वो इंग्लैंड से होकर निकलेगी, क्योंकि अगर कोई गोल चीज है, तो आपने अगर बीच से एक जगह से भूमध्य से काट दी, फिर तो उसका, जब आप यहाँ से काटोगे, कोई बीच नहीं है, ये भी तो बीच में से ही है। अगर यहाँ से 0 डिग्री निकलती, ये भी बीच में से ही होता है, यहाँ से 0 डिग्री निकलती, तो ये किसने फिक्स किया कि यहाँ से निकलेगी। इसका मैं आपको बताता हूँ, इसका कोई ज्योग्राफिकल रीजन नहीं है। इसका रीजन था सिर्फ एक सम्मेलन हुआ था 1884 में, अमेरिका में वो सम्मेलन हुआ था। लेकिन उस समय क्या है, ब्रिटेन की जो प्रभुत्व था वो पूरी दुनिया में सर्वाधिक था, तो इसलिए ये रेखा ब्रिटेन से निकली, क्योंकि उस सम्मेलन में सबसे ज्यादा प्रभाव ब्रिटेन का था। लगभग शायद 23 या 24 देशों ने भाग लिया था, जिनमें से 22 देशों ने शायद ब्रिटेन के पक्ष में, या 0 डिग्री रेखा यहाँ से जाएगी उस पक्ष में वोट किया था। तो इसलिए बस, बाकी इसका दूसरा कोई कारण नहीं है। अगर ब्रिटेन की जगह इंडिया का प्रभुत्व अधिक होता, जिस समय ये ग्लोब बनाई गए, ये 0 डिग्री रेखा तय की गई थी, तो हो सकता है कि 0 डिग्री भारत से होकर जा रही होती, पूरी दुनिया में भारत के हिसाब से समय चल रहा होता। तो बस, इसका कोई ज्योग्राफिकल कारण नहीं है। ज्योग्राफिकल कारण केवल भूमध्य रेखा का है, क्योंकि वो समय पृथ्वी को बीच से दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ये हो गया अपना अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अब बात करते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं कितनी होती है। देखिए जैसे ये 0 डिग्री, तो 90 रेखाएं ऊपर और 90 रेखाएं नीचे, 90, 90, 180 और 181। तो अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई, 181। लेकिन जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है वो रेखाएं नहीं होती, क्योंकि वो जस्ट केवल दो बिंदु हैं। तो इन दो को हम इनमें से कम कर देते हैं, तो रेखाएं कितनी है, 179। अगर स्टेटमेंट आए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन अक्षांशों की संख्या कितनी है, 181। अब ये एक कैसे बढ़ गया, 90 रेखाएं ये, 90 अक्षांश ये,
90 अक्षांशीय है और एक 0 डिग्री, ये भी तो अक्षांशीय है, 0 डिग्री अक्षांश, तो कुल कितने हो गए 181। ऐसे ही देशांतर रेखाएं कितनी है, उनकी संख्या है 360। ऐसे 0 डिग्री 180 इधर 180 इधर, अब आप कहोगे कि 180 है 180 है 360 और एक 0 डिग्री 361 क्यों नहीं होती, तो ये 361 इसलिए नहीं होती क्योंकि ये जो 180 डिग्री रेखा है और ये जो 180 डिग्री रेखा है, जैसे ऐसे ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री, ये एक ही रेखा का नाम है, तो इसलिए होनी तो 361 चाहिए थी, लेकिन 180 डिग्री पूर्व की बात करो चाहे 180 डिग्री पश्चिम की बात करो, वो दोनों रेखाएं एक ही हैं, इसलिए इनकी संख्या है कितनी 360। तो ये सामान्य सी जानकारी थी अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो अब जब आप जलवायु वाला प्रश्न हल करते हैं किसी टॉपिक में, जलवायु वाले टॉपिक में या उसके बारे में आंसर लिखते हैं, तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि जलवायु पे प्रभाव किसका पड़ता है, अक्षांशों का पड़ता है, ना कि देशांतरों का। देशांतर का सिर्फ एक काम है क्या, कि समय का निर्धारण करना। ठीक है, अब अपने टॉपिक में वापस आते हैं अपन। तो देखिए अब टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये है अपनी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, वेट। ये है अपनी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसके बाद ये है अपनी 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ये 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव व्रत, ये है उत्तरी ध्रुव। ऐसे ही ये नीचे मकर रेखा, ये दक्षिणी ध्रुव यानी कि दक्षिणी ध्रुव व्रत यानी कि 66.5 डिग्री साउथ, और ये दक्षिणी ध्रुव। जो मैंने आपको बताया कि सूर्य हमेशा कहाँ रहता है, ऐसे इस क्षेत्र में। इसलिए इस क्षेत्र में जो जलवायु है उसको नाम दिया जाता है उष्णकटिबंधीय जलवायु। और सर्वाधिक जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो इसी क्षेत्र में होती है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज क्या है, वर्षा, ताप। और यहाँ उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक, इसमें 12 माह प्रकाश रहता है सूर्य का, और वर्षा भी अच्छी खासी होती है। तो इसके बाद अगली पीपीटी देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की। तो आपको नोट्स उसी तरीके से बनाने हैं जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, कि राजस्थान का सामान्य परिचय, नामकरण, उसके बाद स्थिति, फिर उसके बाद विस्तार और जिले, बस। फिर इसी के नीचे थोड़ा थोड़ा आपको अपनी समझ के हिसाब से नोट करते हुए जाना। देखिए राजस्थान की स्थिति की बात करें तो ग्लोब में राजस्थान कहाँ है, उत्तर पूर्व में। यहाँ राजस्थान की स्थिति की बात करें या भारत की स्थिति की बात करें तो ग्लोब में राजस्थान कहाँ है, उत्तर पूर्व में। इसके बाद बात करें भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर में है। ग्रीनविच रेखा जो मैंने आपको बताई थी 0 डिग्री, उससे किधर है, पूर्व में। भारत की दृष्टि से देखें, जैसे अपने इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान कहाँ है, उत्तर पश्चिम में। ये उत्तर पश्चिम दिशा है, ये अपना राजस्थान है। तो भारत के हिसाब से राजस्थान कहाँ है, उत्तर पश्चिम। इसके बाद बात करें एशिया, एशिया महाद्वीप में कहाँ है, जैसे ये अपने ये पूरा एशिया महाद्वीप। तो इसमें राजस्थान की स्थिति क्या है, ये रही है। जैसे ये पूर्वी देश, ये दक्षिण पूर्वी, जिन्हें क्या नाम दिया जाता है, आसियान कंट्रीज। ये इनको नाम तो दिया जाता है दक्षिणी, लेकिन एशिया के उसमें देखें, या चाइना या आसियान देश जिनको दक्षिण पूर्वी देश कहा जाता है, उनके हिसाब से राजस्थान या भारत की स्थिति क्या है, दक्षिण पश्चिम। इसके बाद अक्षांश, तो 0 डिग्री अक्षांश से राजस्थान कहाँ है, उत्तर में। और 0 डिग्री देशांतर से राजस्थान की स्थिति क्या है, पूर्व, पूर्व में, हाँ सॉरी पूर्व। अक्षांश रेखाएं मैंने आपको बताया, परिभाषा कहीं नहीं आएगी, सिर्फ याद रखना है ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, या इसकी अच्छी परिभाषा आपको लिखनी है तो जो भूमध्य रेखा है उसके समानांतर
खींची गई रेखाएं ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर अक्षांश कहा जाता है। और जो लंबवत रेखाएं या चौड़ी रेखाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। देशांतर, ये यहाँ गलत है, ये हो जाएंगे अपनी देशांतर रेखाएं। इसके बाद देखिए, हाँ नहीं नहीं वो सही था, ये अक्षांश की परिभाषा है। अब देखिए देशांतर रेखा, देशांतर रेखा मैंने आपको बताई 0 डिग्री अक्षांश के लंबवत जो रेखाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं। और देशांतर क्या होता है? 0 डिग्री देशांतर से पूर्व व पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। जैसे कि ये 0 डिग्री रेखा, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, तो ये जो दूरी है इसको क्या कहते हैं? देशांतर। ठीक है, इसके बाद देखिए ये अपनी हो गई भूमध्य रेखा, इसी का नाम है विषुवत रेखा, इसी का नाम है इक्वेटर लाइन। इनके बीच की दूरी को कहा जाता है कोणीय दूरी, जो मैंने अभी आपको समझाया। इसके बाद ये देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा, पूर्व की ओर पश्चिम की ओर 180 इधर, 180 इधर, ये 180वीं रेखा और ये 180वीं रेखा दोनों एक ही है, तो इसलिए रेखाओं की संख्या हो गई 360। अब एक समय का क्वेश्चन आता है कि जैसे 360 डिग्री हम चल रहे हैं, कितने समय में सूर्य यहाँ से यहाँ 360 डिग्री पार करता है? 24 घंटे में। 24 घंटे बाद सूर्य वापस इसी स्थिति में होता है। 360 डिग्री हम चल रहे हैं 24 घंटे में, 1 घंटे में कितनी दूरी पार कर रहे हैं? ये रीट मेंस में पिछली बार क्वेश्चन आया था 15 डिग्री, तो 1 घंटे में 15 डिग्री चल रहे हैं, तो 1 डिग्री कितने समय में चलेंगे हम? 4 मिनट में। तो इस तरीके से 1 डिग्री चलने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो आप किसी भी समय अंतराल की गणना दो देशांतरों के बीच में इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद देखिए अगला अपना है रेखाएं। 3 रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं, ऐसा नहीं है कि ये कोई रेखा वैसे जाती है, काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब में स्थिति का पता करने के लिए बनाई गई है। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको कहा जाता है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कर्क रेखा। 0 डिग्री को मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। अब देखिए भारत जो है, भारत की स्थिति 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है यानी कि कर्क रेखा, भारत के बिल्कुल लगभग मध्य से गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये आप जब भारत का मैप अच्छे से आपको याद होगा तो आप देखिए। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान में एक छोटा सा भाग इसका, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो कहाँ कहाँ से हो गई? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखिए ये टोटल 8 राज्य हैं, तो इनसे होके क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा राजस्थान में कहाँ कहाँ से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कहाँ कहाँ से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ज्यादातर भाग कहाँ से गुजरता है? डूंगरपुर से। तो अगर पूछे कि कर्क रेखा की भारत में सबसे कम लंबाई कहाँ है, तो राजस्थान। और राजस्थान में अगर पूछे कि सबसे कम लंबाई कहाँ है, तो बांसवाड़ा। ये हो गया कर्क रेखा और मकर रेखा। इसके बाद अगली बात करते हैं ग्रीनविच रेखा, बात कर चुके हैं हम इसके बारे में। इनके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, 360 डिग्री 24 घंटे, 30 में 360 डिग्री 15 मिनट, 15 डिग्री देशांतर 60 मिनट, 1 डिग्री देशांतर चलने में 4 मिनट का समय लगेगा। ये सब इसीलिए मैंने पहले आपको पीपीटी उससे अलग से नोट करवाया, समझाया, क्योंकि उसके बाद फिर पीपीटी इजी हो जाती है। सिर्फ आके पीपीटी पढ़ाने लग जाओ तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए अब बात करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। ये तो थी जनरल सी बात है।
अब जो याद रखना है वो एग्जाम में क्या आता है, देख, जैसे कि सबसे पहले तो राजस्थान की आकृति आती है। कैसी आकृति है राजस्थान की? पतंगाकार। कैसी आकृति है? पतंगाकार। इसके बाद ये राजस्थान का उत्तरी भाग, ये राजस्थान का दक्षिणी भाग, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान की जो पश्चिमी भाग है ये है 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट तक। तो लेकिन ये क्या है कि पूर्वी देशांतर है, दोनों ही पूर्वी देशांतर है। कहीं राजस्थान में पूर्व पश्चिम में है इसलिए पूर्व पश्चिम नहीं कर देना, सबसे ज्यादा गलती यही करवाता है। ये भी पूर्वी देशांतर, ये भी पूर्वी देशांतर। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री के सापेक्ष में। 0 डिग्री के सापेक्ष में कहाँ है राजस्थान? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतर तक राजस्थान की स्थिति है। ये लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई की बात करें तो 869 किलोमीटर। पूर्व से लेके पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। अब बात करते हैं उत्तर से लेके दक्षिण की, तो ये है 23 डिग्री 3 मिनट। यहाँ से 23.5 डिग्री रेखा निकलती है। 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक। 30 डिग्री 12 मिनट तक। तो इसकी लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान की उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम की लंबाई का जो अंतर है वो कितना है? 43 किलोमीटर। ये प्रश्न भी आरएएस में आ चुका है। तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी अक्षांश से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान की स्थिति है। और विस्तार जो है वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक 826 किलोमीटर और पूर्व से लेकर पश्चिम तक 869 किलोमीटर है। अब इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की सीमा रेखा की। देखिए राजस्थान की टोटल जो सीमा है राज्यों के साथ और अंतरराष्ट्रीय सीमा, अगर इसकी बात की जाए मिला के, तो ये कितनी है? 5920 किलोमीटर। ये फैक्ट आपको याद रखना है, कितनी है? 5920 किलोमीटर। इस 5920 को हम दो भागों में बांटते हैं। 5920 किलोमीटर को हम दो भागों में बांटते हैं। कैसे कैसे? एक अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा जिसका नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। और दूसरी अंतरराज्यीय सीमा, यानी कि वो सीमा रेखा जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को टच करती है उसको तो क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और जो भारत के राज्यों को ही स्पर्श करती है उसको क्या कहते हैं? अंतरराज्यीय सीमा। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई जो है भारत में, राजस्थान में, वो है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। देखिए देखिए अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटर स्टेट बॉर्डर, इसकी लंबाई है अपनी 1070 किलोमीटर। इसकी लंबाई है अपने 4850 किलोमीटर। टोटल लंबाई है कितनी? 5920 किलोमीटर। ये तीनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। क्या? जो इंटरनेशनल बॉर्डर की राजस्थान की लंबाई है वो 1070 किलोमीटर, इंटर स्टेट बॉर्डर की लंबाई है 4850 किलोमीटर और जो टोटल लंबाई है वो 5920 किलोमीटर। और इसके बाद बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर पे कितने जिले आते हैं, तो वर्तमान में 5 जिले आते हैं। 4 तो वही गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। एक नया जिला कौन सा बढ़ गया? फलौदी।
फलौदी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ नए जिलों में बॉर्डर शेयर करती है। अब राजस्थान के नए जिलों के अनुसार कौन सा जिला सबसे छोटा, कौन सा सबसे बड़ा, ये डाटा अभी तक शेयर नहीं किए गए हैं। तो जैसे ही ये डाटा शेयर किए जाएंगे तो हम जिलों के बारे में विस्तार से बात करेंगे किसी दिन, जब भी डाटा शेयर किया जाएगा। जब तक ये डाटा नहीं आते हैं तब तक पुराने डाटा के अनुसार ही सारा काम अपने को करना है। तो ये आज की अपनी क्लास थी, राजस्थान की स्थिति, विस्तार और नामकरण और सामान्य सी जानकारी। अब कल से मैं आपको समझा देता हूँ कि हम आज तो क्या जनरल सा टॉपिक था, तो बहुत सामान्य सामान्य सी बातें की हमने, पहली क्लास थी अपनी। अब अपनी मेन शुरुआत होती है राजस्थान के भौतिक प्रदेश से, जिसको हम अच्छे से मैप के साथ पढ़ेंगे। आज मैंने मैप का इतना यूज नहीं किया क्योंकि आज बहुत ही सामान्य सामान्य सी बातें थी जिनको मैंने आपको बताया। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को अच्छे से, जो 4 भौतिक प्रदेश हैं राजस्थान के, उनको आप कवर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कल हम कवर करेंगे पहला रेगिस्तान वाला पश्चिमी मरुस्थल। तो आपको पुराने डाटा के अनुसार जो 12 जिले या नए डाटा में शायद 15 या 16 जिले जो भी हैं, उन सारे जिलों की आपको लोकेशन अच्छे से याद करके आनी है। उसका मैं आपको बताऊंगा कि फायदा क्या होता है। बहुत सी बार अपने को कोई आंसर नहीं आ रहा होता है तो तुक्के अपन जब लगाते हैं तो तुक्के उसी कॉमन सेंस के आधार पर लगाया जाता है। तो आपको क्या करना है, मैं पूरा मैप एक साथ आपको याद नहीं करना, आपको केवल हनुमानगढ़ से लेके बाड़मेर तक, बाड़मेर और जालौर तक, इतना मैप आपको एक बार खुद से बना के और भरना है। मैप को तोड़ तोड़ के बनाना सीखिए। जैसे कि कोई क्वेश्चन आता है कि मान लो रिफाइनरी का कोई क्वेश्चन मेंस में आया, तो पूरा मैप बनाने की जरूरत नहीं है। आप केवल इतना इतना मैप बना के यहाँ बाड़मेर और जालौर जो भी एरिया आपको डिनोट करना है वो आप इसमें कर सकते हैं। तो कल आपको क्या करना है, पहले हनुमानगढ़ से लेके बाड़मेर तक के जितने जिले हैं सीक्वल वाइज याद कीजिए। जिससे आपको क्या है, राजस्थान का पूरा मैप एक साथ शायद आप याद नहीं रख पाओ। अंदाजे में मैप सबको याद रहता है कि हाँ ठीक है हनुमानगढ़, गंगानगर, फिर जैसलमेर, जोधपुर, लेकिन सीक्वल वाइज जब आपको याद रहेगा तो बहुत सी चीजें इजी हो जाएंगी और उसका लोड नहीं लेना है। एक बार बस देखना है, याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम कल से अच्छे से स्टार्ट करेंगे अपने भौतिक प्रदेश। तो आज की आपको क्लास कैसी लगी, और या क्लास में कोई सुधार करना है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। थैंक यू।